इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन है। अब अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और मजा लीजिए आज की कहानी का, क्योंकि कहानियों का जो मजा सुनने में है वो देखने में नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। दोस्तों, आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। बिना वक्त ज़ाया किए मैं कहानी शुरू करता हूँ। दुनिया में हमारे आसपास कई चीज़ें होती रहती हैं, पर कभी कभी हम किसी अजीब वाक़ये को भी नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते। जैसे मैंने उस दिन हुई मेरे साथ उस घटना को नज़रअंदाज किया था। मैं आज तक उस रात को समझ नहीं पाया था कि उस रात आखिर वो कौन थी जिसको मैंने देखा था। वो कोई डायन थी या कोई खून पीने वाली वहशी नर पिशाच। उस रात को याद करके मैं आज भी बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। कहते हैं जो एक बार किसी डायन को देख ले वो हर दिन मरता है। उस एक दिन के बाद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय दिल्ली के बाहर हाईवे पर मेरा गैराज हुआ करता था जहां मैं काम करता था। उस समय मेरा दोस्त मोहित भी मेरे साथ गैराज पर ही काम किया करता था, लेकिन उस दिन किसी काम से वो बाहर गया हुआ था और उसी के इंतज़ार में मैं गैराज पर शाम के बाद भी रुका हुआ था। अंधेरा होने लगा था, समय भी काफ़ी हो गया था। मैंने मोहित को फ़ोन किया तो उसने बताया कि उसको अभी थोड़ा और समय आने में लग सकता है। तो मैंने गैराज बंद किया और हाईवे के किनारे जाकर बस के इंतज़ार में खड़ा हो गया। तकरीबन 20 मिनट हो गए थे, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं मिली थी, ना ही कोई बस रुक रही थी। मोहित भी अभी तक आया नहीं था। मैं यहाँ वहाँ देख रहा था, पर तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो हाईवे के दूसरी तरफ से कहीं जा रही थी। पर अजीब बात यह थी कि वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई मुर्दा चल रहा हो। गाड़ियां तो बहुत पास हो रही थी, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। मैंने फिर उस औरत को देखा तो वो अब हाईवे में बिल्कुल बीचों बीच चल रही थी। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। हाईवे की गाड़ियों को छोड़ दे तो वो सुनसान इलाका था। आसपास केवल 2-3 दुकानें थी जो भी बंद हो चुकी थी। हाईवे होने की वजह से गाड़ियां भी तेजी से गुजर रही थी। कुछ गाड़ियां तो उस औरत के इतने पास से गुजर रही थी कि एक पल को तो मुझे लगा कि वो औरत अपनी जान देना चाहती हो। अब तक वो सर झुका के चल रही थी। इतनी देर में उसने एक बार भी अपना सर उठाया नहीं था। तभी मुझे लगा उसको मेरे वहाँ होने का एहसास हुआ हो। वो हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच थी और अब वो मेरी तरफ आने लगी। उसने अपना नीचे झुका हुआ सर उठाया। मैं तो उसको नज़रअंदाज ही करना चाह रहा था, पर वो मुझे देखते हुए मेरी तरफ आ रही थी। तो मैंने दूर से ही उससे पूछा, क्या हुआ, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? पर वो शांति से बस खड़ी रही और उसने फिर अपने हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। मुझे लगा कोई बूढ़ी औरत होगी, तो मैंने दाएं बाएं देखा और हाईवे के दूसरी तरफ उस औरत के पास जाने लगा। उस औरत ने अपने शरीर पर काला कपड़ा ओढ़ रखा था। मैं उस औरत की तरफ जाने लगा, पर अचानक ही मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द उठा और मेरा सर चकराने लगा। थोड़ी देर में ही मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरी बस की एक कदम चलना ना हुआ। तो मैं वहीं खड़ा हो गया। मुझे सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। मैं नीचे गिर पड़ा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि वो औरत मेरे पास ही है। उसकी सांसों को मैं अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। उसकी त्वचा बहुत ही खुरदरी थी। उसके नाखून लंबे और गंदे थे। उसके हाथों को मैं अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रहा था और अब शायद वो हंस रही थी। उसकी आंखें लाल थी और चमक रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ
मुझे पता नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। जब मैं होश में आया तो मैं रास्ते के किनारे पर था। मेरा दोस्त मोहित मेरे पास था। मोहित ने पूछा, अबे क्या हुआ तुझे? जब मैं आया तो तू रास्ते में पड़ा था। मैंने बस उसे यही कहा, पता नहीं यार, मुझे कुछ भी याद ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपनी नाक पर हाथ लगाया तो देखा नाक से खून निकल रहा था। मेरा चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था। उस औरत को देखने के बाद से मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। मैंने मोहित को बताया कि मैंने किसी औरत को देखा जो बहुत भयानक थी। मोहित ने चारों तरफ देखा पर कोई औरत नहीं थी। तो मैंने उससे कहा शायद वो चली गई, पर अब सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं खुद को समझा रहा था कि ये सब बस मेरा वहम था। मैंने बस सोचा कि ज़्यादा काम करने की वजह से शायद मैं ज़्यादा थक गया हूँ और जो भी देखा वो मेरा वहम ही था। तो मैंने मोहित को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। मुझे लगा कि इस बात को खुद तक रखना ही ज़्यादा अच्छा होगा। उस रात के 2 दिन बाद मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। उस सपने में मैंने देखा कि मैं किसी शमशान में खड़ा था। आसपास केवल अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ी दूरी पर एक आग जल रही थी। उसके पास एक औरत बैठी हुई थी। मैं जान चुका था कि ये वही औरत है जिसे मैंने उस रात हाईवे पर देखा था। वो औरत हाथ में एक कटोरा लिए हुए थी जिससे वो कुछ निकाल कर पास में पड़े पत्थर पर अजीब से निशान बना रही थी, और निशान बनाते बनाते वो अजीब से मंत्र भी पढ़े जा रही थी। उसको देखकर मैं वहीं एक पेड़ के पीछे छिप गया, पर तभी वो औरत हंसने लगी, जैसे शायद उसको पता हो कि मैं वहीं हूँ। तभी उसने मेरी तरफ देखा और वो फिर से हंसने लगी और उसने कहा, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं चीखते हुए नींद से जाग गया। मैं पसीना पसीना हो गया था। मैं अंदर से बुरी तरह काँप रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे कमरे के अंदर कोई है जो शायद मुझ पर नज़र रखे हुए था। तभी वहाँ मोहित आया और पूछने लगा कि क्या हुआ मुझे, मैं इस तरह से काँप क्यों रहा हूँ। मैंने उसको बताया कि अभी मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा और मुझे अभी भी वही एहसास हो रहा है जैसे कोई मेरे पास खड़ा था। मैं उसकी सांसों तक को महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे दोस्त ने कहा, अरे तुझे वहम हुआ होगा, यहाँ कोई नहीं है, चल सो जा। हम दोनों उस समय किराए के एक मकान में रहते थे और हमारा घर गांव में था। मुझे अब उस घर में भी डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई तो है जो मेरे आसपास है, कोई पिशाच, कोई चुड़ैल या डायन है जो मुझे ले जाना चाहती है। मेरा मन उस सपने और उस औरत के बीच संबंध ढूंढने में लगा था। अब मुझे हमेशा ही डर लगा रहता था कि कोई मेरे आसपास है। रात के अंधेरे में लगता था कि कोई मेरे आसपास मंडरा रहा है जो मुझे ले जाना चाहता है, मुझे बस ले जाने के लिए मौका ढूंढ रहा है। इस घटना के बाद तो मुझे दिन में भी डर लगने लगा था। मुझे मोहित ने सलाह दी कि मैं काम पर ध्यान लगाऊं और कुछ फालतू ना सोचूं। मैंने भी यही किया। फिर कुछ दिन तक तो मुझे कोई सपना नहीं आया, ना ही कोई बुरा एहसास हुआ। एक शाम मैं और मोहित गैराज में काम कर रहे थे। तभी मेरा ध्यान हाईवे की दूसरी तरफ गया। एक काला साया था वहां, मुझे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। उस साये को देखकर मेरे सर में तेज दर्द होने लगा और मैं दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। मोहित ने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे अरे क्या हुआ तुझे? तेरा चेहरा तो उसी दिन की तरह से सफ़ेद पड़ गया है और नाक से खून भी निकल रहा है। मैंने मोहित को बताया, यार उस दिन के बाद से ही मुझे एक काला साया दिखाई देता है और जब भी वो साया दिखता है मैं बहुत घबरा जाता हूँ और मेरी ये हालत हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मेरा सारा खून निकाल लिया हो और मुझे कमजोरी सी हो जाती है। मोहित ने कहा, ऐसा लगता है तेरे अंदर कोई डर बैठ गया है। तू एक काम कर,
किसी डॉक्टर को दिखा। मुझे भी मोहित की बात सही लगी और अगले दिन ही मैंने डॉक्टर को दिखाया। अस्पताल में मेरे कुछ चेकअप हुए पर मेरी सभी रिपोर्ट नॉर्मल ही आई थी। डॉक्टर ने भी यही कहा कि आपके रिपोर्ट तो सब नॉर्मल हैं, फिर भी आपकी हालत जाने क्यों दिन पर दिन खराब ही होती जा रही है। इसलिए उन्होंने मेरी कुछ दवाइयाँ शुरू की। मोहित को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, पर एक दिन वो भी सब समझ गया। एक रात मैं कमरे में सो रहा था, तभी मोहित मेरे पास आया और डरते हुए मुझे उठाने लगा। मैं तो जैसे नशे में सो रहा था, फिर भी उसके उठाने पर मैं उठा और पूछा कि क्या हुआ। तब मोहित ने बताया, अभी मैंने तेरे कमरे में किसी औरत को देखा, वो तेरे पास ही बैठी हुई थी, तेरे गले पर कुछ कर रही थी, और देख अभी भी तेरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ है, जैसे तेरे अंदर खून ही नहीं है। मेरे गले पर 2 जानवर के दांतों के निशान थे जिनसे खून निकल रहा था। मैंने मोहित से पूछा, कैसी दिखती थी वो? उसने बताया, वो काले कपड़ों में थी। हाँ, अंधेरे में उसका चेहरा तो नहीं दिखा, पर उसकी आंखें लाल थी और चमक रही थी। मैं कब से तुझे जगा रहा था, पर तू तो ऐसे पड़ा हुआ था जैसे तुझ में जान ना हो। मोहित भी अब घबरा गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अगले दिन हम दोनों एक तांत्रिक बाबा के पास गए। बाबा अगली शाम हमारे घर पर आए और पहले उन्होंने हम दोनों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांध दिया और फिर से हम सब हनुमंत मंत्र का जाप करने लगे। काफी देर बाद भी कोई बदलाव, कोई परिवर्तन हमें महसूस नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा, मेरी शक्ति का उस पर कोई असर नहीं हो रहा, लगता है वो यहाँ नहीं है, वो केवल यहाँ तुम्हारा खून पीने आती है। सबसे पहले तुमने उसको कहाँ देखा था? मैंने बताया, गैराज के पास जो हाईवे है वहां देखा था उसे। बाबा ने पूछा, वहां आसपास कोई शमशान है? मोहित ने जवाब दिया, हाँ बाबा, है एक शमशान, पर वो काफी पुराना है और अब तो बंद पड़ा है। बाबा ने हमें वहां साथ चलने को कहा। हम उसी रात शमशान की तरफ चल दिए। शमशान पहुंचते ही मेरी नाक से खून बहने लगा। मैं समझ गया था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका इस शमशान के साथ कोई ताल्लुकात तो जरूर है। बाबा ने कहा, तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ता जा रहा है और नाक से खून निकल रहा है। इसका मतलब वो डायन ने यहीं से कोई जादू किया होगा और अपने शिकार की तलाश में निकली होगी, और उस दिन तुम उसकी चपेट में आ गए। चलो, हमें ढूंढना होगा उसे, हमें ढूंढना होगा उसका जादू कहाँ पर है। हम शमशान के अंदर बढ़ने लगे, पर मेरा सर तेज दर्द करने लगा। मुझे चक्कर आने लगे, सब धुंधला सा दिखने लगा। मैं वहीं रुक गया, पर बाबा ने कहा, अब तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि वो डायन जानती है कि तुमने इस जगह को जान लिया है, तो वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं जैसे तैसे मोहित का सहारा लेकर अंदर बढ़ रहा था, पर मुझ में अब जरा भी ताकत नहीं बची थी। मैंने बाबा से कहा, बस अब मैं और नहीं चल सकता। तो बाबा ने अपने झोले के अंदर से एक काले कपड़ा निकाला, उस पर कुछ सामान रखकर एक छोटी सी पोटली बनाई और उसे मेरे हाथ पर बांध दिया और खुद शमशान के अंदर चल दिए। मोहित मेरे साथ ही था। तभी हमें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मेरी नज़र एक पेड़ की तरफ गई। एक काला साया पेड़ के पीछे से मुझे देख रहा था। धीरे धीरे वो काला साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। मोहित मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। वो काला साया वही औरत थी। उसने मोहित को एक धक्का दिया और मोहित दूर जाकर गिर पड़ा। मुझ में अब जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। वो औरत मेरे पास आकर मेरे गले को सहलाने लगी। वो उसी जगह को सहला रही थी जहाँ से वो खून पिया करती थी। फिर वो कहने लगी, आखिरकार तुम खुद ही आ गए। अब मैं तुम्हारा खून पीकर तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। तभी बाबा ने उस डायन के ऊपर कोई राख जैसी चीज डाली और बाबा कुछ मंत्र बोलने लगे।
जिससे वो डायन तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और कुछ ही देर में जलकर गायब हो गई। बाबा ने उस जगह को भी जला दिया जहां वो जादू टोना करती थी। फिर बाबा ने कहा, अब वो नष्ट हो चुकी है और उसकी वो जादू टोने वाली जगह भी। अब डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद हम घर आ गए। कुछ ही दिन में मेरी हालत भी सामान्य हो गई थी। मैं बच तो गया था, पर आज भी उस डायन का ख्याल मेरे जहन से नहीं जाता।